लिम्बिक सिस्टम है, एक्चुअल में लिम्बिक सिस्टम में आपका सिस्टम आता है, एमिग्डाला आता है और हिप्पोकैम्पस आता है, ठीक है। और ये सारी चीजें मिल करके और हाइपोथैलेमस भी इसमें इंक्लूड होता है, ये सभी मिल करके हिप्पोकैम्पस बनाते हैं, वो बनाते हैं सॉरी लिम्बिक सिस्टम बनाते हैं। तो आप देखिए बेसिकली आप यहाँ पर देखिए जरा, तो ये सिस्टम मैंने बनाया है, इसमें आपको जो चीजें लिखनी है मैं बताऊंगा। जैसे इसमें आपका है हिप्पोकैम्पस एरिया, इससे क्या है एमिग्डाला आता है, आपका आता है हाइपोथैलेमस और एक आता है छोटा सा एरिया सेप्टम। तो एमिग्डाला जो है इसमें आपको दो के मेन फंक्शंस आपको याद करने हैं, कौन कौन से। हिप्पोकैम्पस का एरिया क्या है बेटा, ये काम करता है मेमोरी प्रोसेसिंग का। एमिग्डाला का क्या काम है, एग्रेशन, फाइट और फियर को फील करने का। इमोशंस वगैरह को देखने का काम कौन करता है बेटा, हमारा हिप्पोकैम्पस करता है, और साथ ही साथ हमारा जो सेप्टम है इसमें वो करता है। तो इसके फंक्शंस के बारे में ही हमसे पूछा जाएगा कि पोजीशन कहाँ है, कैसी है। मैंने शुरू में पहली क्लास में ही बताया था कि हमारा नर्वस सिस्टम है, हमारा ब्रेन का पार्ट है, छोटा मोटा पार्ट नहीं, बहुत ज्यादा बहुत वास्ट है। तो आपको बहुत सारा काम आपको क्या करना है, एमबीबीएस में ही करना है। यहाँ पर सिर्फ आपको सुपरफिशियली देखना है, जितनी एनसीईआरटी की हमारी हद है उसी हद में रहते हुए सारा काम करना है। तो मैं कहना चाहूंगा ये कि आप लोग इस वाले पॉइंट्स को अच्छे से लिख लीजिएगा, यहाँ से यहाँ तक के पॉइंट्स को आप लिख लीजिए, तो आपको पता चल जाएगा कि हमारे लिम्बिक सिस्टम का मेनली फंक्शन है क्या एक्चुअल में। ठीक है, लिख लीजिए इसको जल्दी से। इसके बाद लिखने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि हमारा जो है हाइंड ब्रेन में क्या क्या चीजें होती हैं और क्या फंक्शन होता है हमारे हाइंड ब्रेन का। जल्दी से लिख लीजिए उसको। हो गया सर। गुड, हो गया। चलो बेटा मैं बता रहा हूँ आपको हाइंड ब्रेन के बारे में। हाइंड ब्रेन को हम क्या बोलते हैं, पहली चीज हाइंड ब्रेन को हम कहते हैं रोम्बस डिफलॉन। अब ऑब्वियस सी बात है, हाइंड कह रहे तो इसका मतलब पीछे का होगा। अभी तक आगे आपने देखा हमारे सामने वाला जो एरिया है ये हमारा फोर ब्रेन है, फिर हमारा ये क्या है बीच में छोटा सा दिख रहा था मिड ब्रेन, फिर उसके बाद क्या था आपका हाइंड ब्रेन, जो पीछे वाला एरिया क्या है हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन में कौन कौन सी चीजें इंक्लूड हो रही थी जरा बताइए हमें। पॉन्स, सेरिबेलम और मेडुला पॉन्स, ऑब्लांगा। सेरिबेलम और मेडुला ऑब्लांगा। तो हाइंड ब्रेन कंसिस्ट ऑफ थ्री पार्ट्स, मेनली थ्री पार्ट्स। फर्स्ट वन इज अ पॉन्स, ठीक है। इसके बाद आपका आता है सेरिबेलम और तीसरा आता है क्या आपका मेडुला ऑब्लांगा।
मेडुला ऑब्लोंगाटा, ठीक है, मेडुला ऑब्लोंगाटा, ये 3 चीजें आती हैं, ठीक है। तो क्योंकि मैंने आपको बताया था कि इस तरीके से कुछ स्ट्रक्चर होता है इसका, ये आपका स्ट्रक्चर होता है इस तरीके से। ये आपका कौन सा एरिया बेटा, ये पॉन्स है, ये आपका पॉन्स है, और फिर ये क्या होता है बेटा, मेडुला ऑब्लोंगाटा का होता है, ये वाला एरिया आपका मिड ब्रेन का होता है, और पीछे की तरफ यहाँ पर क्या होता है बेटा, ये सेरिबेलम होता है, ठीक है। पीछे की तरफ क्या होगा हमारा, सेरिबेल सेरिबेलम वाला एरिया होगा, ठीक है। सेरिबेलम के एरिया में, सेरिबेलम के एरिया में आपको मैं बता दूं, बाहर की तरफ क्या होता है बेटा, ग्रे मैटर होता है, और अंदर की तरफ क्या होता है, व्हाइट मैटर होता है, वाइट ठीक है। में। इस तरीके से यहाँ पर ये तो बाहर की तरफ इसका ग्रे मैटर होता है, अंदर की तरफ इसका कौन सा होता है बेटा, व्हाइट मैटर होता है। इस चीज को समझिए आप, बाहर की तरफ ग्रे मैटर, अंदर की तरफ व्हाइट मैटर, ठीक है। पहले तो मैं आपको पॉन्स के बारे में बता दूं, पॉन्स एक्चुअल में है क्या। पॉन्स के बारे में आपने पढ़ा कि ये जो है हमारे ब्रीदिंग रेगुलेशन को कंट्रोल करता है, ठीक है। स्पेशली कार्बन डाइऑक्साइड को डिटेक्ट करता है हमारे आर्टेरियल ब्लड। हमारी आर्टरीज में कार्बन डाइऑक्साइड की वैल्यू कितनी है, उसको जो है उसी के अकॉर्डिंगली हमारे ब्रीदिंग रेट को ये रेगुलेट करता है हमारा पॉन्स, ठीक है। किसके साथ एसोसिएट होकर के, मेडुला के साथ, है ना। आ जाओ, गए नहीं तुम, ठीक है। तो ये बात आप, तो पहले तो हम पॉन्स के बारे में पढ़ लेंगे कि पॉन्स एक्चुअल में क्या है। तो पॉन्स के बारे में लिखिएगा कि इट इज सिचुएटेड बिलो द मिड ब्रेन। कहाँ पर मौजूद है बेटा, ये है सिचुएटेड बिलो द मिड ब्रेन। मिड ब्रेन के ठीक नीचे ये मौजूद है, सिचुएटेड बिलो द मिड ब्रेन, ठीक है। और इसमें दो चीजें होती हैं, आपका लॉन्गिट्यूडनल नर्व फाइबर होता है और ट्रांसवर्स नर्व फाइबर होता है। जो आपका लॉन्गिट्यूडनल नर्व फाइबर होता है वो सेरिब्रम टू मेडुला ऑब्लोंगाटा को कनेक्ट करता है, इसके साथ पॉन्स से। उसके अलावा जो ट्रांसवर्स होता है, ट्रांसवर्स नर्व फाइबर होता है, वो कनेक्ट करता है किसके साथ, मेडुला ऑब्लोंगाटा को, सॉरी पॉन्स को सेरिबेलम के साथ। जो ट्रांसवर्स वाला है वो सेरिबेलम के साथ, और जो लॉन्गिट्यूडनल वाला है वो किसके साथ, सेरिब्रम टू मेडुला ऑब्लोंगाटा के बीच में कनेक्ट करता है। अब क्योंकि ये पार्ट एनसीईआरटी का नहीं है इसलिए मैं इसको लिखवा नहीं रहा हूँ, ठीक है। आपको जो है ऐसे इन जनरल आपको समझना होगा। अगला पॉइंट जो इसका है, सबसे ज्यादा फंक्शन की बात हम यहाँ पर करते हैं। इसका फंक्शन क्या है, इसका फंक्शन ये है, इट रेगुलेट्स द ब्रीदिंग एक्शन थ्रू द न्यूमोटैक्सिक सेंटर, ठीक है। रेगुलेट द ब्रीदिंग एक्शन, इट रेगुलेट्स द ब्रीदिंग एक्शन, regulate the breathing action through pneumotaxic center, through pneumotaxic center। एक्चुअल में क्या फंक्शन होता है याद करिए, आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम में हमने पढ़ाया था, ठीक है। आपको हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम में पढ़ाया था। तो सही स्विच ऑफ कर देता है इनहेलेशन को, पीएनसी। ठीक है, इस पॉइंट में लिखिएगा कि दिस सेंटर इज द डिटेक्शन फॉर द कार्बन डाइऑक्साइड इन आर्टेरियल ब्लड। एक चीज आप समझिए, मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि जो आपका ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिसोसिएशन कर्व, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिसोसिएशन। द लिटरली मीनिंग ऑफ डिसोसिएशन का होगा कि किसी चीज से उसका अलगाव हो रहा है, कोई चीज उससे अलग हो रही है, यही मतलब हो ना भाई।
डिसोसिएट का मतलब क्या होता है? कोई चीज अलग होती है। एसोसिएट का मतलब क्या होता है? कोई चीज जुड़ रही है। तो जब भी कभी हम किसी डिसोसिएशन कर्व के बारे में जो बात कर रहे थे जिसको सिग्मॉइड कर्व था, तो अब आप ये बताइए, जब आप काम नहीं करेंगे तब आपको ऑक्सीजन की जरूरत ज्यादा पड़ेगी, या जब आप काम ज्यादा करेंगे तब आपको ऑक्सीजन की जरूरत ज्यादा? जब हम काम करेंगे। जब हम काम ज्यादा करेंगे तब पड़ेगी, ठीक है। तो जब हम एक्सटर्नल वर्क करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल भी क्या होता है? बढ़ता है, क्योंकि हमारा ब्रीदिंग रेट बढ़ेगा। जब ब्रीदिंग रेट बढ़ेगा तो हमारा जो एरोबिक रेस्पिरेशन की रेट है वो भी बढ़ेगी, और एरोबिक रेस्पिरेशन के थ्रू अगर हमारी एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं है तो हमारा जो है एनारोबिक रेस्पिरेशन भी बढ़ेगा बहुत तेजी से, ठीक है। तो अब ये पूरे कंप्लीट प्रोसेस में जो आपका सिस्टम चलता है, ग्लाइकोलिसिस से शुरू होता है, उसका एक बाई प्रोडक्ट बनता है बीच में, आप जानते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? 2,3 बाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड, जिसके बारे में ये कहा गया कि इसका जो कंसंट्रेशन है अगर बढ़ेगा तो हमारा ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व किसकी तरफ शिफ्ट होगा बेटे? राइट की तरफ शिफ्ट होगा। राइट की तरफ शिफ्ट होने का मतलब ये होता है कि ऑक्सीजन की जो डिलीवरी है हमारे टिश्यूज को, हमारे सेल्स को, वो बढ़ेगी। ये सिंपल सी बात होती है, ठीक है। अब ये बहुत ही डीप बात है कि इसका और क्या फंक्शन होता है, कैसे ये हमारे हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करेगा। पता ही चलेगा कि हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर जो है उसका जो सेंटर है वो 9 एंगस्ट्रॉम का होता है, इसका 11 एंगस्ट्रॉम का होता है, फला का 5 एंगस्ट्रॉम का होता है, जाकर उसके साथ अटैचमेंट होता है। तो ये सब ब्ला 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 चीजें आपको एमबीबीएस में पढ़नी। बट इतना सा आपको समझना है कि जो 2,3 बाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड था, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन का क्या होता बढ़ना था, पीएच का कम होना था, कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल का बढ़ना था। अगर ये CO2 का लेवल बढ़ रहा है, 2,3 बाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड का लेवल भी बढ़ रहा है, ठीक है, पीएच क्या हो रहा है? कम हो रहा है। तो ये सारा का सारा जो फैक्टर है ये किसको जो है फेवर कर रहा है? ये फेवर कर रहा है ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के डिसोसिएशन को। ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन का मतलब क्या होता है? हीमोग्लोबिन के साथ हमारा ऑक्सीजन बाइंड कर रहा है, हमारा ऑक्सीजन क्या कर रहा है? बाइंड कर रहा है। और अगर अब आपके आर्टेरियल ब्लड में CO2 का लेवल अगर ज्यादा है तो ये क्या करेगा? हमारा ये जो पॉन्स है जो कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल को डिटेक्ट करता है, तो इसको ये पता चलेगा कि CO2 का लेवल अगर हमारे ब्लड में ज्यादा है तो इसका मतलब ये है कि ऑक्सीजन की सप्लाई हमारे टिश्यूज को क्या हो रही है? कम हो रही है। तो वो क्या करेगा? हमारे ब्रीदिंग रेट को बढ़ा देगा। यही होगा ना भाई। CO2 अगर ज्यादा हो रहा है, आप समझो बात को, CO2 ज्यादा हो रहा है इसका मतलब अगर डिलीवरी ज्यादा हो रही है, प्रोडक्शन कम हो रहा है। सिंपल सी बात है भाई। आपके घर में खाना बन रहा है और एक 5 लीटर का कुकर आपके पास है और खाने वाले 20 आ गए हैं, तो आप क्या करोगे? दूसरे कुकर का इंतजाम करोगे ना खाना बनाने का, तीसरे का करोगे ना इंतजाम खाना बनाने का। बड़ी सिंपल सी बात है। जब आप एक्सटर्नल वर्क बहुत ज्यादा करते हो, फिजिकल एक्सरसाइज बहुत ज्यादा करते हो, दौड़ते हो, उस वक्त ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट ज्यादा हो जाती है, एटीपी की रिक्वायरमेंट ज्यादा हो जाती है। और एटीपी का एक वाहिद सोर्स है, और वो सोर्स क्या है? हमारा ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन करना, या आप कहिए एसिटिल कोएंजाइम साइकिल के अंदर डालना। अभी एसिटिल कोएंजाइम में कहीं से भी आएगा, चाहे आपके बीटा ऑक्सीडेशन से आए, चाहे आपके प्रोटियोलिसिस से आए, चाहे आपके कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में स्पेशली ग्लाइकोलिसिस से आए, कहीं से भी आएगा। लेकिन जो ग्लाइकोलिसिस से आ रहा है उसमें एक प्रोडक्ट है आपसे क्या? 2,3 डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड या बाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड, उसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है। क्योंकि जो ये वाला स्टेप होगा, उस स्टेप पे आप देखिए कि वहां पर एटीपी की रिक्वायरमेंट होती है ना। तो ये तमाम चीजें हैं। आपको याद क्या करना है? एज पर योर लेवल आपको याद बस इतना करना है कि CO2 का कंसंट्रेशन अगर आर्टेरियल ब्लड में बढ़ेगा तो हमारा पॉन्स क्या हो जाएगा बेटा? एक्टिव हो जाएगा। दूसरा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व का मतलब ही यही होता है कि यहाँ पर हमारे टिश्यूज को, हमारे सेल्स को ऑक्सीजन की जो रिक्वायरमेंट है वो अब ज्यादा हो रही है। एफिनिटी अगर है तो ब्लड के साथ उसकी एफिनिटी ज्यादा है, लेकिन अभी उसको डिलीवर नहीं किया गया है। आप उसको जो है क्या कहते हैं, मतलब लोड, मतलब वो नहीं कर रहे हो, क्या कहते हैं, जो है रिलोडिंग होती है ना, मतलब ऑक्सीजन किसके साथ जाकर के मिल गया? उसके साथ, हीमोग्लोबिन के साथ। ये क्या हो गया? लोड हो गया। उसके बाद जाने के बाद क्या हो जाता है? हमारे सेल्स के पास ऑक्सीजन जो है हमारे हीमोग्लोबिन के साथ डिसोसिएट हो जाता है। और जब डिसोसिएशन होता है तो क्या होता है? आपको मालूम है कि आपने जो है कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट भी पढ़ा है, आपने ऑक्सीजन का भी ट्रांसपोर्ट पढ़ा है।
और आपने जो है फ्लोराइड शिफ्ट भी पढ़ा है, हैमबर्गर फेनोमेना भी पढ़ा है, तमाम चीजें पढ़ा है, ठीक है। अगर हम आपसे पूछे बफर सोल्यूशन क्या होता है तो बफर क्या आप बोलोगे? जिसका पीएच चेंज ना हो रहा हो। हाँ, यस। यही मतलब होता है ना। तो हमारा ब्लड का एक टाइप का बफर सोल्यूशन ही तो है। जब आप देखिए, जब हमारा हीमोग्लोबिनिक एसिड बनता है, HHB बनता है, तो उसी सेम टाइम पर आप देखिए हमारा कार्बन डाइऑक्साइड और हमारा वाटर मॉलिक्यूल एक साथ मिल करके क्या बनाता है? कार्बोनिक एसिड बनाता है। कार्बोनिक एनहाइड्रोजन एंजाइम की प्रेजेंस में, जो कि आरबीसी के अंदर ये सारा काम होता है। और फिर उसके बाद क्या होगा कि यही आपका कार्बोनिक एसिड ब्रेक डाउन होगा किसमें? हाइड्रोजन आयन, और प्लस किसमें? बाइकार्बोनेट आयन में कन्वर्ट होगा, ठीक है। तो जब हमारा ऑक्सी हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को डिलीवर कर देता है, तो ये बाइकार्बोनेट के साथ जो H आयन निकला हुआ होता है, ये H आयन किसके साथ जाकर के बाइंड करता है? हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करेगा, तो क्या बनाएगा? हीमोग्लोबिनिक एसिड बनाएगा। इस तरीके से वाइसी वर्सा में सारे फंक्शन चलते रहते हैं और हमारे ब्लड का पीएच जो है मेंटेन रहता है। बड़ी छोटी छोटी चीजें हैं, ये सब आपको पता होना चाहिए। और ये मैंने बताया भी आपको, जब मैंने वहां पर पढ़ाया था आपको रेस्पिरेशन में, सारी बातें बताई थी। तो ये पॉन्स के बारे में हो गया बेटा। हम बात करते हैं सेरिबेलम के बारे में। तो ये सेरिबेलम जो होता है, शुरुआत में जो चीजें हम सीखते हैं, ठीक है, प्री लर्निंग वाला जितना भी प्रोसेस होता है हमारा सेरिबेलम से एग्जीक्यूट होता है, ठीक है। चाहे वो साइकिल चलाना हो, चाहे सिंगिंग हो, चाहे वो डांसिंग हो, ये देखा गया है, ठीक है। तो यहाँ पर आप सेरिबेलम के बारे में आप देख लीजिएगा कि इट इज ऑल्सो कॉल्ड द लिटिल ब्रेन, ऑल्सो कॉल्ड द लिटिल ब्रेन। ये क्या है? ऑल्सो कॉल्ड द लिटिल ब्रेन। ऑल्सो कॉल्ड द लिटिल ब्रेन, इसको हम लिटिल ब्रेन भी कहते हैं। ये इसका जो कॉर्टिकल रीजन है, बाहर वाला रीजन है, ये जो है थोड़ा सा ट्री लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा? आर्बोर विटी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? हम आर्बोर विटी कहते हैं, ठीक। अच्छा, इसका फंक्शन लिखिएगा। इसमें आपकी एनसीईआरटी में ये पॉइंट तो नहीं होंगे कि इसके पास 3 नर्व ट्रैक्ट होते हैं, सुपीरियर, मिडिल और इंफीरियर, जो है सेरिब्रल पेडंकल है? नहीं है ना। बट ये आप जान लीजिए कि इसमें जो है 3 नर्व ट्रैक्ट होते हैं हमारे सेरिबेलम में, और तीनों नर्व ट्रैक्ट का नाम क्या होता है बेटा? सुपीरियर, सेरिबेरल, पेडंकल। सेरिबेलर, नॉट सेरिब्रल। क्या है? सेरिबेलर, ठीक है, सेरिबेलर पेडंकल। तो यहाँ पर आपके इसमें हाइट क्या कहते हैं, सेरिबेलम में, आपके सेरिबेलम में 3 टाइप के। कल से अगर लेट आना है तो नहीं आइएगा, ठीक है। ये आखिरी बार था। खाला जी का घर नहीं है कि जब मन चाहा तब उठ करके चले आए, ठीक है ना भाई। सुपीरियर सेरिबेलर पेडंकल, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है ये, लेकिन जानकारी होना जरूरी हो सकता है, कभी बहस करके क्वेश्चन पूछ सके यहाँ से। सेरिबेलर पेडंकल सुपीरियर। कॉलोनी चुप रहो। सही है, सही है। चलो रहा, मैं तहसील में बैठा हूँ। फिर आपका आता है इंफीरियर सेरिबेलर पेडंकल। इसमें लिखना सुपीरियर वाला अटैच विथ मेडुला ऑब्लोंगाटा, ये किसके साथ अटैच होता है? ये अटैच विथ मेडुला ऑब्लोंगाटा। मिडिल वाला किसके साथ अटैच होगा? मिडिल वाला अटैच विथ, बताओ, फॉर्म, ठीक है। ये अटैच होगा किसके साथ? फॉर्म के साथ अटैच विथ फॉर्म, ठीक है। और जो इंफीरियर वाला है वो आपका किसके साथ अटैच होगा बेटा? मेडुला ऑब्लोंगाटा।
इसको आप ऐसे समझिए कि मैंने कहा कि यहाँ पर सुपीरियर, मिडिल और इंफीरियर होता है। ठीक है भैया, ये बात आप यहाँ से ऐसे समझिए ना इसको, कहीं ना कहीं यहाँ पर होगा ये सुपीरियर, सुपीरियर सेरिब्रल पेडंकल होगा, फिर ये मिडिल वाला होगा, फिर ये इंफीरियर वाला होगा। ये तो सुपीरियर वाला मिड ब्रेन के साथ कनेक्ट हो गया, ठीक है, और मिडिल वाला पॉन्स के साथ, ये सॉरी ये पॉन्स के साथ कनेक्ट हो गया, और ये इंफीरियर वाला किसके साथ कनेक्ट हो गया, आपके मेडुला ऑब्लोंगाटा के साथ कनेक्ट हो गया। इसको आप ऐसे ही समझिए, क्योंकि ये जो आपका सेरिबेलम है ये इन तीनों से पीछे की तरफ से अटैच है, तो इसको सुपीरियर सेरिबुलर पेडंकल मिड ब्रेन के साथ, मिडिल वाला पॉन्स के साथ, और इंफीरियर वाला मेडुला ऑब्लोंगाटा के साथ अटैच है। ठीक है, ये अटैच है मेडुला ऑब्लोंगाटा के साथ। ठीक, ये तीसरी बात समझ में आ गई। अब पॉइंट लिखिएगा, cerebellum regulates number of cerebellum regulates number of cerebellum regulate number of involuntary acts like pre-learning, like cycling, driving, walking, dancing, swimming, like cycling, driving, walking, dancing, swimming। और दूसरी बात, it maintains the body posture, है ना। कई बारी बताया गया है कि एक शराब पिया हुआ आदमी और अपने आप को क्लेम कर रहा है नहीं मैंने नहीं किया है, और हर शराबी यही कहता है कि मैंने शराब नहीं पी है, चाहे वो एक साथ 10 बोतल खत्म कर चुका हो, वो यही क्लेम करेगा कि नहीं मैं शराब पीता ही नहीं। यहाँ तक कि वो कहेगा, मैं अपनी औलाद की कसम खा के कहता हूँ मैं शराब नहीं पीता। ठीक है, रात को पत्नी से लड़ाई होगी, फिर कहेगा तुम मेरी प्रियतमा हो, तुम्हारी कसम खा के कहता हूँ आज के बाद मैं शराब को हाथ नहीं लगाऊंगा, और दूसरे दिन वो नाली में पड़ा मिलता है ना। और दो चार जो है पुलिस जो है जानवर जो है जो आपके जिनकी स्निफिंग पावर बहुत ज्यादा होती है, जिनका ऑल्फैक्टरी सिस्टम बहुत तगड़ा होता है, उसको रेस्क्यू करके बाहर ले आते हैं। तो उसके लिए क्या करते हैं कि एक सीधी पट्टी खींचते हैं। पुलिस डिपार्टमेंट में सीधी सी पट्टी होती है, और शराब पिए हुए आदमी को क्या करते हैं, आप इसकी चल करके दिखाइए। तो जब वो चलेगा, उस सीधी पट्टी पर चलने की कोशिश करेगा, तो उसका पोस्चर मेंटेन नहीं रहेगा, तो वो कभी पट्टी के बाहर जाएगा, कभी पट्टी के अंदर आएगा, फिर क्या जाएगा फिर। तो आप देखोगे कि वो चलते हुए झूमता बहुत है, ऐसे कभी इधर गिरेगा कभी इधर गिरेगा, तो फिर उसके लिए गाना बजता है, इधर चला मैं जाने का। ठीक है, तो ये बात की बातें हैं, लेकिन आपको बस इतना ही जानना है कि अल्कोहल से जो सेरिबेलम है वो पूरी तरीके से डिस्टर्ब होता है, इसीलिए अल्कोहल पीने के बाद बंदे का जो पोस्चर है वो पूरी तरीके से डिस्टर्ब होता है। बातें अच्छी अच्छी करता है, क्योंकि सेरिबेलम पर उसका बहुत ही लीस्ट असर होता है, या ना के बराबर असर होता है। अब कोई आदमी शराब पी ले, उससे जाकर के कोई एक बात छेड़ दीजिए, अगर उसके बारे में अगर उसको जानकारी है तो उसमें आपको जब तक उसका नशा रहेगा आपको थीसिस लिखवा देगा, पूरी पीएचडी करवा देगा, अगर उसके बारे में जान। ठीक है, पूरी बातें बताएगा, और अब वो बात नोटेबल होंगी, नोट करने लायक की वो बातें होंगी, अगर आपके काम की बात अगर आप मुझसे पूछिए। ठीक है, तो ये बातें हो गई। इट हेल्प्स टू मेंटेन बॉडी पोस्चर, इट हेल्प्स टू मेंटेन बॉडी पोस्चर। ठीक है, और क्या है, alcohol affect functioning of the cerebellum, functioning of cerebellum, functioning of cerebellum। नेक्स्ट पॉइंट है, cerebellum has arborvitae, arborvitae, और इस arborvitae को क्या कहते हैं, ट्री ऑफ लाइफ। नेहा पचौरी, तुम्हारा डाउट क्लियर हो गया? सर क्लास के बाद में पूछ लूंगी मैं। क्लास के बाद ही पूछ लोगी, वेरी गुड।
ठीक है। ये आर्बोरेटी बनता कैसे है बताइए। ये जो व्हाइट मैटर है ना, व्हाइट मैटर की अनफोल्डिंग होती है। आप देख रहे हो अनफोल्डिंग हो रही है सिंगल लाइट प्रोजेक्शन की। ये अनफोल्डिंग हो रही है ना, ये जो अनफोल्डिंग हो रही है, तो ये जो पूरा पूरा ये बनता है, इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, आर्बोरेटी फोल्डिंग से। तो इसमें लिख लीजिएगा, व्हाइट मैटर फॉर्म्स अनफोल्डिंग इन ग्रे मैटर। व्हाइट मैटर फॉर्म्स अनफोल्डिंग इन ग्रे मैटर एंड मेक्स आर्बोरेटी। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं बेटा मेडुला की, मेडुला ऑब्लोंगाटा की बात करेंगे। सर वहाँ पे मेघा आई है आज? मेघा नहीं तो। अच्छा, आर्बोरेटी में एक पॉइंट और लिख लीजिएगा, और कुछ पॉइंट लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्बोरेटी इज पिंक इन कलर and helps in coordination of helps in coordination of helps in coordination of helps in coordination of limbs and actions limbs and actions requiring hand-eye coordination ठीक है। and it transmits information throughout the brain information throughout the brain throughout the brain। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं बेटा मेडुला ऑब्लोंगाटा। चलिए मेडुला ऑब्लोंगाटा, मेडुला ऑब्लोंगाटा। ठीक है बेटा, पहला सवाल जो पूछेगा आपसे, पहला सवाल ये है कि कैविटी ऑफ मेडुला ऑब्लोंगाटा क्या है। कैविटी ऑफ मेडुला ऑब्लोंगाटा जो होती है उसको हम फोर्थ वेंट्रिकल कहते हैं। इसका दूसरे शब्दों में नाम है मेटासील। ठीक है, मेडुला ऑब्लोंगाटा की जो कैविटी है उस कैविटी को हम कहते हैं फोर्थ वेंट्रिकल। क्या कहेंगे बच्चे, फोर्थ वेंट्रिकल। इसका दूसरा नाम है मेटासील। क्या नाम है इसका, मेटासील। ये बात आपको याद करनी है। ठीक है, कैसा होता है ये ट्यूबुलर होता है सर और मेटासील या माइलियोसील? नहीं, मेटासील वो डायोसील होता है अलग। एक पैरासील होगा, फिर डायोसील होगा, और फिर ये मेटासील होगा। फिर उसके बाद सर दो, माइलियोसील भी तो होता है। हाँ होता है, बट इन जनरल हम इसको मेटासील भी कहते हैं। ठीक है, ओके। नहीं है ना, है ना। बट आपको क्या है कि यहाँ पर जो कनेक्शन बन रहा होता है ना, लेटरल वेंट्रिकल का, फिर आपका थर्ड वेंट्रिकल का, और फिर ये किसका, फोर्थ वेंट्रिकल का जो कनेक्शन बनता है, इस कनेक्शन के थ्रू हम देखते हैं कि किस तरीके से हमारा सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड का सर्कुलेशन होता है। इस वजह से उसके सर्कुलेशन को मद्देनजर रखते हुए हम क्या देखते हैं, इस चारों कैविटीज के नाम को पढ़ते हैं और इनका आपस में कनेक्शन कैसा होता है। ठीक है, जैसे मैंने बताया था कि आपका लेटरल वेंट्रिकल में जो आपका राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल, जिसको हम फर्स्ट और सेकंड रिस्पेक्टिवली कहते हैं, वो दोनों आपस में कनेक्टेड होते हैं किसके थ्रू, फोरामेन ऑफ मोनरो के। किसके थ्रू होते हैं, फोरामेन ऑफ मोनरो के थ्रू वो कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, और उसके बाद फिर आपने देखा था कि डायनसेफ्लॉन की जो कैविटी होती है उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, डायोसिल। ठीक है, डायोसिल के बाद उसके बाद आपने देखा मेडुला ऑब्लोंगाटा की जो कैविटी होती है वो कौन सी है आपकी, मेटासील की कैविटी। ठीक है, तो ये मेडुला ऑब्लोंगाटा हमारा कैसा है, ये आपका सिलेंड्रिकल इन शेप, ट्यूबुलर सिलेंड्रिकल शेप का होता है। ठीक है,
और मेडुला ही ऐसा रीजन होता है जो कि हमारे स्पाइनल कॉर्ड से जाकर के सीधा कनेक्टेड होता है थ्रू द फोरामेन ऑफ मैग्नम, थ्रू द फोरामेन ऑफ मैग्नम। ये बात आपको याद है, ठीक है ना। तो अगला पॉइंट लिखिएगा कि मिड ब्रेन, pons and medulla are situated in one axis and it is called the brain stem. It is called the brain stem. Medulla oblongata, pons and midbrain are present in one axis. कल बताया था ना भाई, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, ब्रेन स्टेम, ठीक है। तो प्रैक्टिस क्वेश्चन के दौरान अगर आपके सामने आए फोरामेन ऑफ लश्का, फोरामेन ऑफ मैगेंडी, तो ये दोनों जो होते हैं ये आपके मेडुला ऑब्लोंगाटा के ही एसोसिएटेड पार्ट होते हैं। एमबीबीएस में मजा आएगा आपको देखने में। जब आप सोचो, जब आपके हाथ में किसी ह्यूमन का ब्रेन ऐसे दिया जाएगा और आज जब उस ब्रेन को ऐसे ओपन करेंगे, ओपन करके देखेंगे, कहेंगे ओह ये तो फ्रंटल लोब है, ये पैराइटल लोब है, ये टेम्पोरल लोब है, ये वाला ये ऑक्सीपिटल लोब है, ये पीछे की तरफ आपको सेरिबेलम दिखाई पड़ेगा। तो सेरिबेलम का आपका सुपीरियर, मिडिल और इंफीरियर जो है पेडेंकल भी दिखाई पड़ेगा, ठीक है, सेरिबेलर पेडेंकल दिखाई पड़ेगा आपको। स्पेशली जो बीच में आपका क्या दिखाई पड़ता था, कैर्पस कैलोजम दिखाई पड़ता था, जिसका एंटीरियर पार्ट कौन क्या कहलाता था, बोलो, जेनु। पोस्टीरियर पार्ट स्प्लेन में ऐसा कुछ था ना, मैंने बताया था, क्या था, नहीं याद है, नहीं याद है, ठीक है। आपको वहां पर सब दिखाई पड़ेगा, फोरामेन ऑफ मोनरो क्या होता है। फिर नीचे की तरफ जब आप आएंगे स्पाइनल कॉर्ड के नीचे, उसको हम क्या बोलेंगे, फोरामेन ऑफ मैग्नम वगैरह, ये सारी चीजें आप वहां पर देखेंगे बहुत कायदे से, ठीक है। एंटीरियर पार्ट इसका जेनु होता है, पोस्टीरियर वाला स्टेनियम होता है। अच्छा आगे पॉइंट लिखिएगा कि मेडुला रेगुलेट्स salivation, digestive activity, cardiac activity, and breathing activity. Medulla regulates salivation, digestive activity, cardiac activity, breathing activity. कभी कभी क्या होता है, जनरली छोटे बच्चों में और महिलाओं में ये होता है कि जिनको सफर करने की आदत नहीं होती, जब वो थोड़ा सा चलते हैं सफर में तो उनको वोमिटिंग शुरू हो जाती है। इसके लिए वो अपने साथ में हाजमोला लेकर के चलती हैं या कच्चा मैंगो लेकर के चलती हैं। कच्चा मैंगो टॉफी जो आती है ना, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रैवल सिकनेस कहते हैं। तो ट्रैवल सिकनेस में जो हमारा मेडुला ऑब्लोंगाटा के अंदर जो वोमिटिंग सेंटर होता है वो बड़ी तेजी से स्टिमुलेट होता है, और जो भी आपने सुबह सुबह पूरी और सब्जी खाई है वो जो है आपकी कार के दरवाजे पर पलट दी जाता है ना। तो ये नेचुरल है, इसमें कोई किसी किस्म की बीमारी नहीं है। खैर, तो मेडुला के अंदर क्या होता है बेटा, मैंने बताया, ये सलाइवेशन कंट्रोल करेगा, डाइजेस्टिव एक्टिविटी को कंट्रोल करेगा, कार्डियक एक्टिविटी को कंट्रोल करेगा, ब्रीदिंग एक्टिविटी को कंट्रोल करेगा, एंड इट आल्सो एक्ट्स एज अ वोमिटिंग सेंटर, ठीक है। और हमारे मेडुला के अंदर वैसोमोटर एरिया पाया जाता है जो रेगुलेट करेगा हमारा ब्लड प्रेशर। मेडुला के अंदर क्या पाया जाएगा बेटा, वैसोमोटर एरिया, वैसोमोटाइजिंग, ASOMOTOR, वैसोमोटर एरिया विच रेगुलेट्स द ब्लड प्रेशर, ठीक है। क्या रेगुलेट करेगा बेटा, ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करेगा। अब देखिए ये सारे कैविटीज को कैसे हम यहाँ पर कनेक्ट करके आपको बताएंगे, आप समझिए इस बात को। ये आप देखिए, ये कौन सा एरिया है, हम जानते हैं ये हमारा सेरिब्रम है। ये क्या है हमारा, यह है हमारा सेरिब्रम, ठीक है। ये हमारा सेरिब्रम है, ये हमारा सेरिब्रम है। उसके बाद ये वाला जो एरिया दिखता है इसको हम बोलते हैं थर्ड वेंट्रिकल, इसको हम कहते हैं थर्ड वेंट्रिकल।
ये हमारा थर्ड वेंट्रिकल, क्योंकि इसकी जो कैविटी होगी ये फर्स्ट और सेकंड वेंट्रिकल होगी। इधर वाला फर्स्ट वेंट्रिकल होगा, इधर वाला सेकंड वेंट्रिकल होगा, और ये वाला कौन सा वेंट्रिकल होगा, ये थर्ड वेंट्रिकल होगा। थर्ड वेंट्रिकल के बाद आपका ये एरिया शुरू होगा यहाँ पर इस तरीके से। ये एरिया शुरू हुआ। इस एरिया के बाद आपको टेंट जैसे शेप का एक स्ट्रक्चर दिखाई पड़ता है, जिसको हम बोलते हैं फोर्थ वेंट्रिकल। ये फोर्थ वेंट्रिकल है, और ये फोर्थ वेंट्रिकल फाइनली जाएगा इसके ओपन होगा कहाँ पर, आपके स्पाइनल कॉर्ड में जाकर के ओपन होगा। ठीक है, तो कवरिंग आप यहाँ पर बना सकते हैं, डबल कवरिंग सेरिब्रम के ऊपर की कवरिंग यहाँ बना रहे हूँ। जी ठीक है, ये आप बना लीजिए अच्छे से हमारे साथ। यहाँ पर सबका नाम होगा, सबका नाम क्या होगा भी, ये जो दिख रहा है ये है आपका सेरिब्रम, ये है आपका सेरिब्रम। ठीक है, और इसके बाद ये एरिया जो दिख रहा है ये है आपका डायनसेफ्लॉन, ये एरिया है आपका डायनसेफ्लॉन। ठीक है, और ये एरिया पर्टिकुलर जो दिख रहा है ये है आपका मिड ब्रेन। ये एरिया आपका मिड ब्रेन है। अच्छा, अब ये मिड ब्रेन के बाद ये पर्टिकुलर एरिया जो दिख रहा है इसको हम बोलते हैं पॉन्स। कौन सा एरिया है ये बेटा, पॉन्स। पॉन्स के बाद ये एरिया जो दिख रहा है इसको हम बोलते हैं मेडुला ऑब्लोंगाटा। ठीक है, यहीं पर मौजूद होगा आपका क्या, सेरिबेलम। ये डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन है आपको समझाने के लिए सारे वेंट्रिकल्स को, और ये वेंट्रिकल्स एसोसिएटेड है किसके साथ, हमारे ब्रेन के साथ, ब्रेन के पार्ट के साथ, वो दिखाने की कोशिश की थी। अब यहाँ पर हमने कैविटी का नाम लिखना है, तो ये जो कैविटीज हमारी है कौन कौन सी है, तो चूंकि हम जानते हैं कि क्या हमारा पैरासील, इन दोनों को मिला करके हम क्या बोलते हैं, लेटरल वेंट्रिकल्स कहते हैं। तो ये हमारा क्या है बेटा, ये हमारा है पैरासील, या इसी को हम बोलते हैं लेटरल वेंट्रिकल। ये दोनों वेंट्रिकल्स आपस में कनेक्टेड होंगे एक पैसेज के थ्रू, इसका नाम क्या होगा बेटा, इसका नाम होगा फोरामेन ऑफ मोनरो। क्या नाम होगा इसका, फोरामेन ऑफ मोनरो। ठीक है, उसके बाद ये कनेक्ट हुआ किसके साथ बेटा, डायनसेफ्लॉन के साथ कनेक्ट हुआ। तो डायनसेफ्लॉन के साथ जब कनेक्ट हुआ तो डायनसेफ्लॉन का ये जो वेंट्रिकल है ये कौन सा है, ये है आपका डायोसील, या इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, थर्ड वेंट्रिकल। यह है आपका थर्ड वेंट्रिकल। थर्ड वेंट्रिकल, ये वाला जो एरिया दिख रहा है इसको हम क्या बोलते हैं, फोर्थ वेंट्रिकल। ये है आपका क्या, फोर्थ वेंट्रिकल। तो आप याद करिए, मैंने बताया था आपको कि थर्ड वेंट्रिकल और फोर्थ वेंट्रिकल एक दूसरे से कनेक्टेड है। ये आपको लाइट ग्रीनिश कलर का जो डक्ट सिस्टम दिखाई पड़ता है इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, एक्विडक्ट ऑफ सिल्वियस कह रहे थे ना। हाँ, इसको हम क्या बोल रहे थे, एक्विडक्ट ऑफ सिल्वियस। वेरी गुड।
या इसे हम डक्ट ऑफ पीटर भी कहते हैं, हम डक्ट ऑफ पीटर भी बोलते हैं। ठीक है, ये समझ में आई बात। और उसके बाद फाइनली ये जो फोरामेन दिखता है, इस फोरामेन को हम बोलते हैं फोरामेन ऑफ मैग्नम, फोरामेन ऑफ मैग्नम। और ये चीज जो है सीधा सीधा जाकर के स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्टेड, इससे कनेक्ट होगी बेटा, स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्ट। ये जो कैविटी दिख रही है फोर्थ वेंट्रिकल का जो शेप हो कैसा है बेटा, टेंट से जैसा है, टेंट शेप। ये टेंट का शेप है, इसमें कुछ दिखाने की आवश्यकता नहीं है, आप लोग इसको बनाइए और इसको समझिए। कहाँ रह गया वो टकला? तो बोलो मैसेज करो, क्यों नहीं? तो क्लास में क्यों नहीं? अभी नहीं, अभी तो लेंगे भी तो क्लास, हाँ हाँ। मतलब ऐसे ऐसे बेगैरत बच्चे हमारे हैं। बड़ा खूबसूरत। हो गया बेटा सबका? सिद्धांत, मोहिनी, रमा, हो गया। हाँ अच्छे से कर लो बेटा इसको। अब आप देखिए, अभी तक हमने जितना पढ़ाया उसको हमने एक डायग्राम के अंदर आपको समझा दिया है, ठीक है ना? चलिए अब तो मैं कुछ बातें बताता हूँ। यही बात बताया था ना कि ये जो एक्विडक्ट ऑफ सिल्वियस से ब्लॉक हो जाएगा अगर, तो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो है बाहर की तरफ नहीं आ पाएगा, सर्कुलेशन इसका प्रॉपर नहीं हो पाएगा। तब ये क्या होगा बेटा, ब्रेन के अंदर एक्यूमुलेट कर जाएगा। कंडीशन क्या कहलाएगी? हाइड्रोसेफेलस कहलाएगी। और हाइड्रोसेफेलस के बच्चे को आपने देखा था, है ना? ठीक है, यस सर। अगला पॉइंट आप लिखेंगे, इसमें सब बहुत बात हो गई है। जितने भी फोरामेन आपको दिख रहे हैं, ये फोरामेन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं बेटा? ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड के सर्कुलेशन के लिए। अब आपको मैं बताऊं कि ये जो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड है ये बनता कहाँ पर है? वेंट्रिकल्स के अंदर तो बनता है, ठीक है, लेकिन वेंट्रिकल में जो बनाने वाला जो स्ट्रक्चर होता है उसको हम कहते हैं कोरॉइड प्लेक्सस। क्या बोलेंगे? कोरॉइड प्लेक्सस। इस कोरॉइड प्लेक्सस में जो ये बनता है, अच्छा सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो बन रहा है ये तो बन ही रहा है, फॉर्मेशन ऑफ सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड के लिए रिस्पॉन्सिबल है ये। उसके बाद ये जो प्लेक्सस हैं, जो कोरॉइड प्लेक्सस हैं, दो मेजर प्लेक्सस होते हैं, दो माइनर प्लेक्सस होते हैं और एक माइनर प्लेक्सस, तो मतलब दो दो और एक में कन्वर्ट होता है, ठीक है। तो एक पॉइंट लिखिएगा हमारे साथ कि कोरॉइड प्लेक्सस एक्चुअल में है क्या। ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा पॉइंट है ये, तो आप इससे परेशान मत होइए, याद हो जाएगा तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं। ये हम बता रहे हैं किसके रेफरेंस में बेटा? बता रहे हैं हम TSF के रेफरेंस में कि सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड का फॉर्मेशन यहाँ पर, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि पाया मेटल जो होता है हमारा ब्रेन मेनिंजेस का सबसे तीसरा वाला पार्ट होता है, जो कि हमारे ब्रेन टिश्यूज के साथ बहुत ही कॉमनली अटैच होता है, ठीक है। और ब्रेन का वो पार्ट जहां पर हमारा पाया मेटल पूरी तरीके से मर्ज होता है वेंट्रिकल तक, उसको हम क्या बोलते हैं? टीला कोरॉइडिया कहते हैं। ये भी मैंने बताया, है ना? यस क्या कहते हैं? टीला कोरॉइडिया। तो आपका ये टीला कोरॉइडिया, आपका ब्लड कैपिलरीज और आपका एपेंडाइमल सेल, ये तीनों मिलकर के कोरॉइड प्लेक्सस का फॉर्मेशन करते हैं।
क्या करते हैं, कोराइड प्लेक्सस का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट आप लिख लीजिएगा कि टीला कोराइडिया प्लस ब्लड कैपिलरीज, टीला कोराइडिया प्लस ब्लड कैपिलरीज प्लस एपेंडाइमल सेल्स। अब ये मत पूछियो हमसे कि एपेंडाइमल सेल्स क्या होता है, पढ़ाया है ना। क्या होता है, न्यूरोग्लिया सेल्स होती है, क्या काम होता है, बताया था हमने सर कि। सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड का मूवमेंट करवाना। ठीक है, टीएसएफ जो बन रहा है उसके मूवमेंट में इसकी मदद करना। ठीक है, एपेंडाइमल सेल्स करना। तो कोराइड प्लेक्सस में मैंने क्या बताया बेटा, कोराइड प्लेक्सस में मैंने बताया कि आपका ये जो टीला कोराइडिया है, टीला कोराइडिया प्लस ब्लड कैपिलरीज प्लस ब्लड कैपिलरीज और प्लस एपेंडाइमल सेल्स, ये सब मिलकर के कोराइड प्लेक्सस बनाते हैं। ठीक है, ये कहाँ कहाँ पर मौजूद होती है कोराइड प्लेक्सस, इसका साइट, टू मेजर प्लेक्सस, टू माइनर प्लेक्सस एंड वन माइनर प्लेक्सस। कहाँ कहाँ पर होगा, बड़ा वाला जो टू मेजर प्लेक्सस है बेटा, ये पाया जाएगा लेटरल वेंट्रिकल में, इन लेटरल वेंट्रिकल, इन लेटरल वेंट्रिकल। ये वाला थर्ड वेंट्रिकल और ये वाला फोर्थ वेंट्रिकल में पाया जाएगा, थर्ड वेंट्रिकल और फोर्थ वेंट्रिकल में पाया जाएगा। ठीक है, बताते हैं हम आपको सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड है क्या एक्चुअल, सर ऐसी कहानी। हाँ सर मीजनस नर्व प्लेक्सस और ऑर्बिक नर्व प्लेक्सस कहाँ पर आते थे, मतलब ये इसी में आते हैं कोरोइड प्लेक्सस में। ऑर्बैक्स प्लेक्सस यहाँ नहीं, ऑर्बैक्स प्लेक्सस वहां पर है आपके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में। नहीं सर, ये यहाँ पे अटैच होते होंगे। क्या था ऑर्बैक्स प्लेक्सस, जरा सा एक बार जो है डाइजेस्टिव सिस्टम में जब हमने हिस्टोलॉजी ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट बारे में बताया था, उसका डायग्राम बताया था, वहां पर जाकर के देखो कि है कि नहीं है। सर वहीं पर मिजनस प्लेक्सस और ऑर्बैक्स प्लेक्सस मैंने वहां पर बताया था। उसको तुम अगर प्लेक्सस है तो तुम उसको कोराइड प्लेक्सस के साथ रिलेट कर रहे भाई, यस उसके सर। साथ नहीं रिलेट होगा। कोई बात नहीं, बच्चे हैं, सवाल तो पूछने में हंसने की जरूरत नहीं। ठीक है, अगला पॉइंट चलिए मैं बताता हूँ आपको सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड के बारे में, सीएसएफ क्या है। कोई स्पेशल जजमेंट नहीं बेटा, ये तीनों मिलकर कोराइड प्लेक्सस बना रहे हैं फिलहाल। सीएनएस का ही तो पार्ट होता है, किसी और का पार्ट थोड़ी। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में जो है सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड का कौन सा काम है? हाँ बता दो, बोन मैरो में होता है। सीएसएफ, बीएसएफ मत लिख लेना, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स हो जाएगा। ये सीएसएफ है, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। ठीक है, क्लियर फ्लूइड होता है, एल्कलाइन होता है, लिम्फ के जैसा होता है, पहला चीज। दूसरा, वेंट्रिकल ऑफ ब्रेन में पाया जाता है, और कहाँ पर पाया जाता है, मतलब फ्लो कहाँ पर हो रहा है, बताया था हमने कि सब अरेक्नोइडल स्पेस में, अरेक्नोइड मैटर के नीचे नहीं बताया था लड़के, बताया था ना ऊपर की तरफ ड्यूरा मैटर, फिर यहाँ पर अरेक्नोइड मैटर, फिर आपका पाया मैटर, ये वाला पाया मैटर, ये वाला, ये पाया मैटर, सब ड्यूरल स्पेस। ठीक है, सब अरेक्नोइडल स्पेस, ड्यूरा मैटर, अरेक्नोइड, पाया मैटर। यहाँ पर जो फ्लूइड होगा उसको हम सीरस फ्लूइड कहते हैं, और यहाँ पर जो होगा उसको हम सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड कहते हैं।
बताया था शाबाश। तो CSF हमारा क्या है, क्लियर फ्लूइड। लिख लो लाला, लिख लो जल्दी से। क्लियर फ्लूइड है, लाइक लिम्फ है, एल्कलाइन नेचर का है। कहाँ पर मौजूद है, प्रेजेंट इन द वेंट्रिकल। कहाँ पर मौजूद है, प्रेजेंट इन द वेंट्रिकल ऑफ ब्रेन, ठीक है। सब अरेक्नोइडल स्पेस ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। मेनली मैंने बताया कि ये दो मेजर प्लेक्सस, दो माइनर और एक माइनर होता है। तो ये जो मेजर प्लेक्सस है, स्पेशली जो लेटरल वेंट्रिकल है, यहाँ पर मेजॉरिटी में जो CSF होते हैं उनका फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। ये कितना है, अबे तो एल्कलाइन का मतलब क्या होता है, 7 से ज्यादा ही होगा ना, 10-12 तो होगा नहीं। बॉडी के pH कितने होते हैं, 7.4 होता है नॉर्मली, जो एल्कलाइन मीडियम की बात करते हैं। क्लियर फ्लूइड एंड लाइक लिम्फ alkaline present in the ventricles of the brain, subarachnoidal space of the brain and spinal cord, formed mainly in choroid plexus of lateral ventricle. स्पाइनल कॉर्ड के बाद है, कहाँ पर बनेगा ये, फॉर्म मेनली इन choroid plexus of lateral ventricle। मतलब मेजर क्वांटिटी कहाँ पर बन रही है बच्चा, मेजर क्वांटिटी आपकी बन रही है लेटरल वेंट्रिकल में, और माइनर क्वांटिटी आपकी थर्ड और फोर्थ वेंट्रिकल में बन रही है। मेजर क्वांटिटी बन रही है आपके लेटरल वेंट्रिकल में, और माइनर क्वांटिटी कहाँ पर बन रही है, थर्ड और फोर्थ में, ठीक है। अगला पॉइंट इसमें लिखेंगे सर्कुलेशन ऑफ CSF। CSF का सर्कुलेशन कैसे होता है, सर्कुलेशन ऑफ द CSF, सर्कुलेशन ऑफ CSF। सर्कुलेशन ऑफ CSF, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड का सर्कुलेशन हमें बताना है। तो बेटा ये बन कहाँ रहा है, कोरॉइड प्लेक्सस। ये बन रहा है आपका कोरॉइड प्लेक्सस। कोरॉइड प्लेक्सस में बना तो कहाँ पर पहुंचा, लेटरल वेंट्रिकल के कोरॉइड प्लेक्सस में बना। तो कोरॉइड प्लेक्सस में बनने के बाद कहाँ पर आएगा, लेटरल वेंट्रिकल में ही तो आएगा। भैया इस कमरे में अगर कोई चीज बन रही है, सुनो ध्यान से, अगर इस कमरे में कोई चीज बन रही है तो बनने के बाद हम इसको कहाँ रखेंगे, कमरे में रखेंगे, फिर बाहर करेंगे ना। बड़ी सिंपल सी बात है, कंफ्यूज मत कीजिए। कोरॉइड प्लेक्सस में बना और ये इकट्ठा हुआ कहाँ पर बेटा, लेटरल वेंट्रिकल में ये इकट्ठा हुआ। अब लेटरल वेंट्रिकल से कहाँ पर जाएगा ये बताइए जल्दी से, फोरामेन ऑफ मोनरो से होते हुए डायोसिस में जाएगा। फोरामेन ऑफ मोनरो, एक कोई वो थी ना, हीरोइन थी ना, मोनरो नाम है, मार्लिन मोनरो, ऐसी बहुत पुरानी हॉलीवुड की, बड़ी सुंदर सी थी। फोरामेन ऑफ मोनरो से कहाँ पर पहुंचेगा लाला, थर्ड वेंट्री, ये यहाँ पर बना, ठीक है। इन दोनों से होता हुआ ये आया कहाँ पर, डायोसिस, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, ये इसका क्या है, कोरॉइड प्लेक्सस, लेटरल वेंट्रिकल, फोरामेन ऑफ मोनरो, देन डायोसिस, देन पीटर एक्विडक्ट ऑफ सिलियस, है ना। फिर कहाँ पर पहुंचेगा बताइए, पीटर से पहुंचेगा मेटासिल, कहाँ पर पहुंचेगा मेटासिल, भाई थर्ड फोर्थ वेंट्रिकल वही है ना, ये आपका थर्ड वेंट्रिकल है। और फिर ये पहुंचा आपका मेटासिल में। अब ये जो मेटासिल है भाई, यहाँ से दो काम हो सकते हैं, ये फोर्थ वेंट्रिकल है। मेटासिल से ये आपका स्पाइनल कॉर्ड में भी जाएगा और ब्रेन के अलग अलग पार्ट में भी ये जो है जाएगा, लाइक आपका अरेक्नोइडल स्पेस वगैरह में भी जाएगा, ठीक है। दो चीजें होंगी ना यहाँ पे, देखो इधर ये
फोरामेन ऑफ मैग्नम के थ्रू ये जो कैविटी है आपकी कौन सी है, मेटासील है, 420 की है, ये तो स्पाइनल कॉर्ड में भी जाएगा। लेकिन साथ ही साथ आप यहाँ पर देख रहे हो कि मेडुला ऑब्लोंगेटा में फोरामेन ऑफ मैगेंडी और फोरामेन ऑफ लश्का भी था। इन सब की मदद से ये हमारे ब्रेन के अलग अलग पार्ट में भी पहुंचेगा, स्पेशली आपके सब अरेक्नोइडल स्पेस में। ठीक है भाई, तो ये मेटासेल से होता हुआ, ध्यान से समझिएगा, ये मेटासेल से होता हुआ या तो चला जाएगा कहाँ पर, न्यूरोसेल में। ये जो कैविटी है न्यूरोसेल, वो कौन सी कैविटी है बेटा, कैविटी ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड में जाएगा, ये होगा। या तो दोनों चीजें होंगी, देखिए इधर आप दूसरी तरफ मेटासेल से ये होता हुआ ये, अच्छा मेटासेल से न्यूरोसेल में कैसे पहुंचेगा, ये फोरामेन ऑफ मैग्नम के थ्रू। ठीक है, किस थ्रू जाएगा बेटा, फोरामेन ऑफ मैग्नम के थ्रू जाएगा। उसके बाद मेटासेल में जाने के लिए, मेटासेल से आपके सब अरेक्नोइडल स्पेस में जाने के लिए इसको तय करना पड़ेगा रास्ता कौन सा, फोरामेन ऑफ मैग्नम नहीं, फोरामेन ऑफ मैगेंडी, फोरामेन ऑफ मैगेंडी और लश्का। फोरामेन ऑफ मैगेंडी एंड लश्का। ठीक है, फिर उसके बाद ये आएगा आपके सब अरेक्नोइडल स्पेस में, सब अरेक्नोइडल स्पेस में आएगा। उसके बाद हम जानते हैं जो हमारा अरेक्नोइड विलाई है, क्या है हमारा अरेक्नोइड विलाई। अब विलाई है तो ऑब्वियस सी बात है, इसका काम क्या होगा, एब्जॉर्प्शन होगा। तो अरेक्नोइड विलाई क्या करता है, एब्जॉर्प्शन करता है। ठीक है, एब्जॉर्ब करके इसको पहुंचाता है क्रेनियल वीनस साइनस में, क्रेनियल वीनस साइनस में इसको पहुंचाएगा। और जब क्रेनियल वीनस साइनस में पहुंचेगा तो ये फाइनली किसके साथ मिक्सअप हो जाएगा बेटा, ब्लड सर्कुलेशन के साथ मिक्स हो जाएगा। अब आप देखिए, ब्लड सर्कुलेशन में मिक्स होने के लिए उसको मेटासेल तक आना है। ध्यान देना बेटा, ब्लड सर्कुलेशन में मिक्स होने के लिए, देखिए शुक्ला बेटा ध्यान, ब्लड सर्कुलेशन में मिक्स होने के लिए उसको मेटासेल तक आना है। मान लीजिए कि ये जो इटर था, इटर यही जगह जब ब्लॉक हो जाता है तो मेटासेल तक नहीं पहुंचेगा ही नहीं। जब मेटासेल तक नहीं पहुंचेगा तो ना तो ये न्यूरोसेल में पहुंच पाएगा और ना ही ये फोरामेन ऑफ मैगेंडी और लश्का के थ्रू अरेक्नोइडल स्पेस में पहुंचेगा। और अरेक्नोइडल स्पेस में नहीं पहुंचेगा तो अरेक्नोइड विलाई का काम खत्म हो जाएगा, अरेक्नोइड विलाई इसको एब्जॉर्ब नहीं करेगी और उसको जो है क्रेनियल वीनस साइनस तक नहीं पहुंचाएगा, ब्लड सर्कुलेशन तक नहीं पहुंचेगा। ठीक है, तो ये प्रॉपर सर्कुलेशन होने रहने के लिए आपका ये पूरा सिस्टम जो है प्रॉपर काम करना चाहिए, अदरवाइज क्या होगा, हाइड्रोसेफेलस होती है। अरे तुमको नहीं होता है, क्यों नहीं होता तुमको, जो तुमको कह रहे हैं एडल्ट को क्यों नहीं होता हाइड्रोसेफेलस, कोई बताएगा, बता भाई कुछ। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बताया था, नहीं बताया, बताया एडल्ट बच्चों में हाइड्रोसेफेलस क्यों नहीं होता, बताया था भाई, बोलेगा। अगर हमारे अंदर ऐसा होता तो हमारे इंटरक्रेनियल प्रेशर बढ़ेगा तो हमें ब्रेन की शिकायत होगी, हम एमआरआई करवाने जाएंगे तो हमारे ब्रेन से एक ट्यूब निकाल करके हमारे पेरिटूड में मरीज एयर में डाल दी जाएगी ताकि वहां से निकल करके हमारे इंटरस्टिशियल फ्लूइड में मिक्स होता रहे। तो हाइड्रोसेफेलस क्यों नहीं था, क्योंकि हम बताए थे कि हमारा जो क्रेनियल सुचर है वो आपका फाइब्रस ज्वाइंट है, वो इमूवेबल ज्वाइंट है। बच्चों के अंदर वो ज्वाइंट पूरी तरीके से डेवलप नहीं हुए रहते हैं, हल्की हल्की सी हड्डियां होती हैं, उनके बीच में गैप्स होते हैं। इसीलिए बच्चा जब पैदा होता है उसका सर बड़ा होता है, धीरे धीरे जब हड्डियां उसकी फ्यूज होती है, क्रेनियम बोन फ्यूज होती है, उसका सर छोटा होता है।
ऐसा नहीं है बच्चा पैदा हुआ सर उसका बड़ा, जैसे जैसे बड़ा हो उसका सर भी और बड़ा होता जाएगा, वो वैसे हो जाएगा नहीं। तो बच्चा बड़ा होता है उसका सर क्या होता है, बड़ा होता है, तो उसकी हड्डियां धीरे धीरे फ्यूज होती हैं। याद है ना आपको, यहाँ पर बच्चे के छोटे से एरिया पाए जाते हैं, उसको हम फाउंटेनियल एरिया कहते हैं, है ना। दादी यस नानी सर, तो यस सर। हमेशा ऐसे ऐसे करके तेल लगाती हैं ताकि हमारे बच्चे को जो है मजबूती मिल जाए। और फर्स्ट बर्थडे तक ये फाउंटेनियल एरिया क्या होता है बेटा, फ्यूज हो जाता है ना। तो ये तो यही बात तो आपको बतानी है कि भाई क्या है कि शुरुआत में ये जो बोन्स के बीच में जो फ्यूचर है, हमने आपको अलग अलग फ्यूचर बताए थे, है ना। कोरोनल फ्यूचर बताया था, लैम्बडॉइडल फ्यूचर बताया था, ठीक है। तो बहुत सारे फ्यूचर्स आपको बताया, तो दो फ्यूचर्स में क्या होता है कि वो पूरी तरीके से फ्यूज नहीं रहते हैं शुरुआत के टाइम में। तो अगर उस टाइम पर अगर ये कंडीशन आती है, बंद हो जाता है ये बेचारा, तो क्या होगा, ये ऊपर की तरफ फ्यूज अक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएगा। और वो अक्यूमुलेट होना शुरू हो जाए तो ये क्या होगा, ये भी हमारा जो खोपड़ा है इससे बढ़ता चला, ठीक है। ये सिंपल सा कंसेप्ट है, आप लोग भूल जाते हैं, है ना। क्या काम होता है इसका, हमारा सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड का कुशन प्रोवाइड करना। कुशन मतलब क्या होता है, शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम होता है, लिख लेना। इट प्रोटेक्ट्स ब्रेन, इट प्रोटेक्ट्स द ब्रेन, acts like shock absorber. बहुत इंपॉर्टेंट बात देखिए, आप क्या करिए कि आप इस बोतल को लीजिए और आप अपने सर पर रखिए। ऐसे सर पे रखेंगे तो आपको वजन महसूस होगा। इस बोतल से ज्यादा वेट आपके ब्रेन का है। अगर मेल है तो 1400 ग्राम है, मतलब 1 किलो 400 ग्राम है, और फीमेल है तो 1 किलो 250 ग्राम का वेट है। पता चलता है क्या कि तुम्हारे सर में जो है तुम्हारे ऊपर बोझ रखा हुआ है, भारी भारी लगता है। खैर वो बात नहीं है। तो ये जो CSF है, ये जो CSF है सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड है, एक तरीके से बायोन्सी प्रोवाइड करवाता है, बायोन्सी प्रोवाइड करवाता है, और हमारे ब्रेन के वेट को हमारे बॉडी के अकॉर्डिंगली 0.18 ग्राम करीब 180 ग्राम रिड्यूस करवा देता है। रिड्यूस का मतलब वजन तो उतना ही रहता है, लेकिन उतना वेट फिर हमें फील नहीं होता है, इसकी वजह से CSF की वजह से। इस पॉइंट को लिख लीजिएगा, इट प्रोवाइड द बायोन्सी टू द ब्रेन, buoyancy to the brain. So net weight of the brain is reduced from, so net weight of the brain is reduced from 1.4 kg to about 1.4 kg to about 0.18 kg, 0.18 kg, 0.18 kg, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, इसका और क्या काम होता है, एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट, एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट, वेस्ट प्रोडक्ट, एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, इंपॉर्टेंट, समटाइम्स congenitally or by the infection, congenitally or by the infection, congenitally or by the infection, aqueduct gets blocked, therefore accumulation of the CSF, occurs and intracranial pressure increases, pressure intracranial pressure increases, and head becomes enlarged,
condition is known as hydrocephalus. Condition is known as hydrocephalus. Condition is known as hydrocephalus. And mainly occur in neonates. Mainly occur in neonates. Mainly occur in neonates. ठीक है भाई, चलिए हेडिंग डालेंगे आप लोग, हम लोग पढ़ेंगे स्पाइनल कॉर्ड के बारे में। ठीक है, ब्रेन हमारा खत्म हुआ पूरी तरीके से, तो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बेटा स्पाइनल कॉर्ड। आपको क्या है ये स्पाइनल कॉर्ड? क्या है ये स्पाइनल कॉर्ड? कहाँ पर प्रेजेंट है ये? अरे तुम अपने स्पाइनल कॉर्ड के बारे में बताओ, मेरे स्पाइनल कॉर्ड के बारे में बताओ, तुम अपने बारे में। हाँ, वर्टिब्रे के अंदर पोजीशन बताओ, डॉर्सल है, वेंट्रल है, क्या डॉर्सल साइड, एग्जैक्टली। समझ, कैविटीज की क्या कहलाएगी, या इसका जो कैनाल होगा वो क्या कहलाएगा? सेंट्रल कैनाल कहलाएगा। जो कैविटी होगी उसको क्या कहलाएगी? न्यूरोफिल। इसके न्यूरोफिल, इसके अंदर जो ग्रे मैटर की पोजीशन कहाँ हो? अंदर होगा, ग्रे मैटर इनसाइड होगा, और व्हाइट मैटर कहाँ होगा बेटा? और ये जो ग्रे मैटर ही होता है ये प्रोजेक्शंस को प्रोड्यूस करता है इन द व्हाइट मैटर, जिससे क्या बनता है बेटा? हॉर्न लाइक स्ट्रक्चर बनता है, जिसको डॉर्सल हॉर्न या आपका वेंट्रल हॉर्न, ठीक है, या डॉर्सल वाले को हम लैटरल भी कहते हैं। कहानी पता है कि नहीं पता है? नहीं पता है। ये तो हमारा हो गया वर्टिब्रल कॉलम। देखिए या स्पाइनल कॉर्ड देखिए, वर्टिब्रल कॉलम कर है। पहली चीज तो ये है कि यहाँ से शुरू हो रहा है आपका मेडुला, यहाँ पर मौजूद है आपका क्या बेटा? मेडुला, है ना। फोरामेन ऑफ मैग्नम के थ्रू ये शुरू होगा किसमें? स्पाइनल कॉर्ड, उसी से स्ट्रक्चर। ये स्पाइनल कॉर्ड हम बना रहे हैं आपके, ये आपका स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, ये आपका स्पाइनल कॉर्ड है। अब आगे जाकर के ये फिर से इसका जो है स्वोलन एरिया है, इसका स्वोलन एरिया फिर आ जाता है। ये स्वोलन एरिया है। फाइनली ये स्वोलन एरिया जो है जाकर के फ्यूज होता है, ये आगे की तरफ जाता है, ठीक है। और यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं एक शीट लाइक स्ट्रक्चर दिखा रहे हैं। यहाँ पर इसका शीट लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा? ऊपर की तरफ ड्यूरल शीट होगा। ड्यूरल शीट का मतलब ड्यूरा मैटर की शीट, उसके नीचे एरेक्नोइड, फिर उसके नीचे कौन सा? इसके नीचे आपको दिखाई पड़ेगी ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर नीचे जा रहा है। इस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को देखते हैं, इसको हम बोलते हैं फिलम टर्मिनेल, जो कि नॉन नर्वस पार्ट होता है, नर्वस स्ट्रक्चर नहीं। तो ये जो रीजन दिख रहा है इसको हम बोल सकते हैं दिस इज द मेडुला ऑब्लोंगाटा। ये सर्वाइकल वन वर्टिब्रा है,
जहाँ से इसकी एंट्री होती है, पोजीशन बताया सर्वाइकल वन वर्टिब्रा। और ये वाला जो रीजन है ये लंबर 1 टू लंबर 3 तक होता है। ये वाला रीजन, ये लंबर 1 टू लंबर 3 तक का रीजन होता है। यहाँ पर सारी नर्व्स इकट्ठा होकर के घोड़े की पूंछ की तरह लटकती हैं। इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? ओनस मेडुलरिस कहते हैं या कॉर्डा इक्विना। ये इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? कॉर्डा इक्विना। यहाँ से निकलता है पोनीटेल। अरे वो इसी समझो जैसे लड़कियां अपनी अपना बाल बांधती, देखो ये पीछे वाला एरिया देखो, सब इकट्ठा करके लटका देती है, तो ऐसे इसकी नर्व्स होती है, इकट्ठा होकर के लटक जाती है। ठीक है, ये यहाँ ये घोड़े की पूंछ जैसा होता है ना वो, है ना? इनका भी नेचुरल है, इनका भी नेचुरल है, लेकिन घोड़ा अपने नेचर को डिस्टर्ब नहीं करता। ये लोग कर सकते हैं, छोटा कर देंगे, बड़ा कर देंगे, कलरफुल कर देंगे। ठीक है, स्टेप वाइज कटिंग होती है। हाँ हाँ होते हैं भाई, हम मुझे मुझे और बताओ स्टेप हमें सब। अरे हमें सब ठीक है बेटा। ये तो ये L1 रीजन है, ये पूरा का पूरा जो देख रहे हो ना, ये हमारा क्या है? स्पाइनल कॉर्ड। जब भी कभी पंक्चर करना होता है, पंक्चर का मतलब समझ रहे हो? कभी ऑपरेशन थिएटर में जब पेशेंट को लेकर के जाओगे तो एनेस्थीसिया वाला डॉक्टर आएगा, एनेस्थेटिक आएगा, और डॉक्टर वो क्या करेगा? आपके पेशेंट को पंक्चर करेगा, लंबर पंक्चर करेगा। और लंबर पंक्चर मतलब आपको इस तरीके से ऐसे घुमा के बैठा देगा। ठीक है, ऐसे 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 घुमा के बैठा देगा, तो इसके बीच में क्या होगा? वर्टिब्रल कॉलम के बीच में गैप आ जाएगा, और L2 L3 रीजन पर, लंबर 2 लंबर 3 रीजन पर जाकर के एनेस्थेटिक डॉक्टर क्या करेगा? वहां पर इंजेक्शन लगाएगा। आपकी पूरी बॉडी नीचे की तरफ वाली, आपका साइड वाली, जैसा भी इसको देना होगा, वो पूरी तरीके से सुन्न हो जाएगी। आप कह सकते हैं टेम्परेरी पैरालाइज हो जाएगी। अब आपका हाथ काट लिया जाए, पैर काट लिया जाए, चाहे आईफोन खरीदने के लिए किडनी निकाल ली जाए, ठीक है, आपको नहीं पता चलेगा। ब्रेन से सब कुछ है बेटा, सीनियर्स को तो डिस्टर्ब कर रहे हैं हम सीनियर्स को तो डिस्टर्ब कर रहे हैं ना, स्पेशली हम स्पाइनल कॉर्ड को डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो सुन्न हो जाता है। कहते नहीं पैर काटना है, हाथ काटना है, ऑपरेशन करवाना है किसी चीज का, तो एनेस्थीसिया देते हैं। कुछ लोकल एनेस्थीसिया होता है, कुछ ये हैवी वाला होता है, तो आप लोग पढ़िएगा। तो ये जो रीजन दिख रहा है, ये रीजन इसको हम बोलते हैं बोनस मेडुलरी। और ये जो दिखता है पूंछ जैसा, इसको हम बोलते हैं कॉर्डा। कॉर्डा मतलब पूंछ, पीछे वाला पार्ट, जैसे कॉर्डा एपिडिडाइमिस पीछे वाला, कॉर्डल फिन, कॉर्डल टेल। कॉर्डा मतलब ही पीछे का होता है। हाँ, कॉर्डा मतलब पीछा, पीछे का। कॉर्पस मतलब बॉडी, कैपुट मतलब हेड। हमेशा याद रखिएगा, कैपुट मतलब हेड होता है। जैसे एपिडाइमिस से पढ़ा कैपुट एपिडाइमिस, उसकी मेन बॉडी क्या पड़ी? कॉर्पस। कॉर्पस मतलब बॉडी, कॉर्पस ल्यूटियम येलोइश बॉडी, कॉर्पस एल्बिकांस व्हाइट स्कार्फ टाइप की बॉडी। ठीक है, तो ये कॉर्पस शब्द का मतलब होता है बॉडी। कॉर्डा इक्विना, इक्विना वर्ड आया किससे? घोड़े से आया ना, इक्विडी फैमिली का है ना, इक्वस इक्वस घोड़ा। ये जो ब्लू कलर का दिख रहा है, इसको हम कह सकते हैं ये है क्या? ड्यूरल चीज। पता सब आपको है, बस इसी को बस क्या करना है? एक जगह इकट्ठा कर देना। ये क्या है? आपका ड्यूरल चीज है। ठीक है, ये सबसे नीचे वाला जो रीजन होता है, ये वाला, ये जो दिख रहा है, ये इसको हम बोलते हैं फिलम टर्मिनेल। और ये जो फिलम टर्मिनेल होता है, नॉन नर्वस पार्ट होता है। ये आपका नॉन नर्वस पार्ट होता है। कहते नहीं है क्या कि भाई यहाँ पर काम की चीजें होती हैं, वहाँ बस बगैर बगैर काम वाली चीजें भी अवेलेबल होती हैं, है ना? तो ऑब्वियस सी बात है, ये भी ऐसे। तो लंबर पंक्चर हमने आपको बताया, लेवल ऑफ लंबर पंक्चर क्या होता है? ये L1 है, यहाँ पर सैक्युलर टूथ शुरू होता है, फिर यहाँ पर कॉक्लिक्स रीजन आ जाता है, ये सब कॉक्लिक्स रीजन आता है। आप याद करिएगा, जब भी आपको
स्पाइनल कॉर्ड और वर्टिब्रल कॉलम याद आएगा तो ये सारी चीजें आपके सामने गुजर चुकी होंगी। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है आगे पॉइंट। स्पाइनल कॉर्ड एक्सटेंड फ्रॉम बेस ऑफ स्कल। स्पाइनल कॉर्ड extend from base of skull to lumbar one. Base of skull to lumbar one. ठीक है। अपर पार्ट वाइड होता है, लोअर पार्ट नैरो होता है। इसका जो अपर पार्ट है, अपर पार्ट इसका वाइड है, लोअर पार्ट इसका नैरो है। इस नैरो पार्ट को हम क्या बोलते हैं? कॉर्नर मेडुलरी। कॉर्नर मेडुलरी, ठीक है। कॉर्नर मेडुलरी। इसकी कुछ लेंथ की बात कर लेंगे। स्पाइनल कॉर्ड की लेंथ कितनी होती है लगा? बोलो, स्पाइनल कॉर्ड की लेंथ कितनी होती है बताओ भाई। 42 से 45 सेंटीमीटर की लंबाई होती है। मेल में थोड़ी ज्यादा होती है क्योंकि मेल लंबा होता है, फीमेल थोड़ी इससे छोटा होता है इसलिए। तो इसकी लंबाई 42 से 45 सेंटीमीटर की लेंथ होती है। मेल में हम मैक्सिमम मान लेते हैं 45 सेंटीमीटर, फीमेल में इसको हम 42 सेंटीमीटर मान लेते हैं। तो कोई इशू नहीं है, ठीक है। इसकी जो चौड़ाई होगी, चौड़ाई यहाँ पर 2 सेंटीमीटर की होगी। इसका जो डायमीटर है कितना है बेटा? 2 सेंटीमीटर इसका डायमीटर, ठीक। ये जो फिल्म टर्मिनल देख रहे हो ना, फिल्म टर्मिनल इज एक्चुअल इट इज द स्ट्रेचिंग ऑफ या स्ट्रेचिंग पार्ट ऑफ पायोमीटर। स्ट्रेचिंग पार्ट ऑफ पायोमीटर, ठीक है। And it is present at the dorsal side of vertebral column. Present at the dorsal side of vertebral column. Present at the dorsal side of vertebral column. Next point, spinal cord is hollow. The spinal cord is hollow and has a central canal. Called neurothel. न्यूरोसील। क्या बताया था हमने कि अगर ये आपका क्या है बेटा? मान लेते हैं ये आपका स्पाइनल कॉर्ड है, तो बताइए ग्रे मैटर कहाँ पर होगा इसके? बोलो इनसाइड। साहब, ग्रे मैटर कहाँ होगा? इनसाइड। और यहाँ पर व्हाइट, ठीक है। वाइट में। ठीक है, अगला पॉइंट लिखिएगा। ग्रे मैटर प्रोड्यूसेस प्रोजेक्शन। ये डायग्राम बना लेना, छोटा वाला जो मैंने बनाया उसके बाद लिखना। ग्रे मैटर प्रोड्यूसेस प्रोजेक्शन इन व्हाइट मैटर called horn, horn HORN, horn। जैसे सींग होती है ना जानवर की, वैसे ही called horn। ब्रैकेट में लिखिएगा dorsal and ventral horn, dorsal and ventral horn, dorsal and ventral horn, dorsal and ventral horn, ठीक है।
आगे बताएंगे हम आपको। लिखिएगा स्पाइनल कॉर्ड प्रोड्यूसेस 31 पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व्स which are mixed in nature. Pair 31 pair of spinal nerves which all are mixed type. 31 पेयर कौन कौन से बच्चे? सर्वाइकल, thoracic, lumbar, sacral और ऑक्सीजियल या कॉक्सियल। ठीक है। सर्वाइकल कितनी है बेटा? अगले होता है 8 पेयर होता है। बोन नहीं है ये बोन नहीं है, ये नर्व है। सर्वाइकल 8 पेयर, thoracic बोल भाई, अरे 12 पेयर, लंबर बोन वाला आप कर सकते हो, हाँ 5 पेयर, सैक्रल 5 पेयर, ऑक्सीजियल 1 पेयर। तो ये बता, अगर 4 पेयर कर देगा तो क्या होगा? ज्यादा हो जाएगी। हमने क्या करना है, 31 पेयर को क्या करना है बताना है। जोड़ा जाड़ी कर लो, 12 8 20 5 25 5 30 और ऐसे कर दे, 25 है ना। 31 पेयर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? C8 T12 L5 S5 C1, ये आपके स्पाइनल नर्व का फॉर्मूला है। C8 T12 L5 S5 C1, ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है। कल आपका स्पाइनल कॉर्ड का डिफ्रेक्शन और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में क्रेनियल नर्व का पूरा नाम वाम सब रट्टा मार के मैं पूछ, ठीक है। टफ है वह हम लोग पढ़ेंगे। और फैक्ट्री ऑप्टिक मोटर, ठीक है, कॉक्लियर, फेशियल, ऑडिटरी, ग्लॉसोफेरिंजियल, वेगस, एक्सेसरी स्पाइनल और हाइपोग्लॉसल, ठीक है। इस तरीके से हम लोग पूरा पढ़ा है। रिफ्लेक्स एक्शन और रिफ्लेक्स साथ पढ़ के आइए थोड़ा सा, और स्पाइनल कॉर्ड का जो डायग्राम है वो अपनी कॉपी में बना के, ताकि हमारे लिए थोड़ा आसान। ठीक है बच्चे, चलते हैं। yes,